Hello and welcome. Today we are going to start chapter number 4, Political Science, Parties and the Party System in India. This year CBSE merged two chapters of last year, Era of One Party Dominance. This was the second chapter. And the fifth chapter, Restoration of the Congress System. And some content of the both of the chapter include in this chapter. And the new topics also include in this chapter. And CBSE do not provide any reference material in this chapter. So whatever we have, I will provide you according to marking scheme. This chapter is 8 marks chapter, so prepare well this chapter. In this chapter, the new topics which introduced by the CBSE, Congress system, biparty system, multi-party and coalition system. So we will discuss all these topics according to old content provided by CBSE and some new content. Let's begin the chapter. जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे, उन्होंने टिप्पणी की थी. In India, hero worship play a part in its politics, unequaled and magnitude by the part it play in the politics of any other country. Hero worship is a sure road to degradation and eventually dictatorship. उन्होंने बताया भारत के पॉलिटिक्स के अंदर हीरो वर्शिप इसका एक पार्ट बन चुका है, यानी लोग नेता की पूजा करते हैं और नेता को ईश्वर मान लेते हैं, भगवान मान लेते हैं, और ये कहीं न कहीं डेमोक्रेसी को वीक करता है और ये एक रास्ता तैयार करता है डिक्टेटरशिप के लिए. तो हीरो वर्शिप जो एक फीचर है इंडियन पॉलिटिक्स का, ये एक अच्छा फीचर नहीं है. ये बहुत पहले 25 नवंबर 1949 के अंदर ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कह चुके हैं. यहाँ पर हमें एक स्केच नज़र आ रहा है. ये स्केच इस कांग्रेस सिस्टम के ऊपर है, जो उस वक्त के कार्टूनिस्ट हैं शंकर, उन्होंने उसको प्रिपेयर किया था. का हेडिंग था डोंट स्पेयर मी. ये स्केच वैसे तो इंडिया की चाइना पॉलिसी पे बनाया गया था, पर इस चैप्टर के अंदर भी ये स्केच बिल्कुल सही बैठता है. जो टॉपिक है कांग्रेस सिस्टम, उसके हिसाब से, क्योंकि कांग्रेस की जो डेमोक्रेटिक नेचर थी उसको बतलाता है. कांग्रेस के भीतर सभी प्रकार के अलग अलग डिफरेंट जो उसके अंदर ग्रुप थे, डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले लोग उसी में थे, और कांग्रेस के मेंबर्स नहीं चाहते थे कि वो कांग्रेस से बाहर जाएं और कांग्रेस के अंदर रहते ही भी वो लोग अपनी अपनी डिफरेंट आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते थे. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी विल डिस्कस एज ए रेडी डिफरेंट कंटेंट चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी. फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था जब भारत को आज़ादी मिली थी, उसके सामने 3 बड़े चैलेंजेस थे. किस प्रकार से हमारे को देश को इंटीग्रेट करना था, भारत को एक बना के रखना था. जो अलग अलग 565 रियासतें थी उनको मिलाकर भारत को एक बनाना था. डेमोक्रेसी को कायम रखना था. डेमोक्रेसी को कायम रखने के लिए इलेक्शंस और पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी के अंदर. तो उसी को हम जो सेकेंड जो उसके अंदर चैलेंज था उसको इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. National unity was the first priority and that democracy will introduce differences and conflict. पर उस वक्त जब भारत आज़ाद हुआ, उसके साथ कई एशिया और अफ्रीका के जो कई कंट्रीज थे वो भी उसके साथ आज़ाद हुए, और उन अदर कंट्रीज के जो लीडर्स थे उनका मानना था नेशनल यूनिटी वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी, कि देश की जो नेशनल यूनिटी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए उनकी. और डेमोक्रेसी अगर हमने इंट्रोड्यूस करी तो उसकी वजह से डिफरेंसेज होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे और हमारी नेशनल यूनिटी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी. तो इस वजह से उन जो कंट्रीज के जो लीडर्स थे उन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं किया. मैनी ऑफ द कंट्रीज दैट गेन्ड फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनिज्म एक्सपीरियंस नॉन डेमोक्रेटिक रूल. द कंडीशन इन इंडिया वर नॉट वेरी डिफरेंट, बट लीडर्स ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक द मोर डिफिकल्ट पाथ. भारत की कंडीशन भी ऐसे देशों से कुछ अलग नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर लिटरेसी नहीं थी और देश जो है बहुत ज़्यादा गरीब स्थिति के अंदर था. पर हमारे देश के नेताओं ने एक अलग और एक चैलेंजिंग जो पाथ था उसको सेलेक्ट किया इंडिया के लिए, डेमोक्रेसी का. While competition and the power are the two most visible thing about politics, the purpose of political activity is and should be deciding and pursuing public interest. Competition और power politics के दो visible factor होते हैं, एक तो competition और दूसरा power. पर इन दोनों के साथ साथ जो मेन जो एम होता है पॉलिटिकल एक्टिविटी का वो होता है परस्यूइंग पब्लिक इंटरेस्ट, यानी लोगों का जो इच्छा है उसको पूर्ति करना और लोगों की डेमोक्रेसी, लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना. यहाँ पर एक पिक्चर दिया है, इसको हम देख लेते हैं. What is so special about our being a democracy? Sooner or later, every country has become a democracy, isn't it? क्या फ़र्क पड़ा कि हमने पहले जब देश आज़ाद हुआ तभी हमने डेमोक्रेसी अपनाने के पर जोर दिया,
क्योंकि बाद में कई देशों के अंदर डेमोक्रेसी को अपनाया गया, पर हम जानते हैं कि बाद में जिन देशों ने डेमोक्रेसी को अपनाया उनको बहुत सारे रेवोल्यूशंस, बहुत सारे उनको धरना प्रदर्शन हड़ताल करना पड़ा, उनको आंदोलन करना पड़ा, और इसके बाद कहीं जाकर उन देशों के अंदर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया गया। पर हम बहुत लकी हैं कि हमारे देश के अंदर आज़ादी के साथ ही हमारे देश के नेताओं ने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया और उसको सक्सेसफुली रन किया। और इसके अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इलेक्शन का। तो भारत जब आज़ाद हुआ, इलेक्शन को कंडक्ट कराने का जो मेन रोल था, उसके लिए इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसका नाम था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका काम था पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करवाना और उसको मैनेज करना और उसको ऑब्जर्व करना। और इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो उसको फेस करनी थी। जितने भी हमारे देश के जो लोग थे, जो पॉपुलेशन थी, उसके हिसाब से उनको इलेक्शन लिस्ट उनको प्रिपेयर करनी थी, और उस सूची को बनाने के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल था। और इलेक्शन कंडक्ट करवाना, जहां की जनता 15% लोग केवल लिटरेट थे, ऐसे देश के अंदर इलेक्शन को कंडक्ट करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको इलेक्शन कमीशन ने पूरा किया सफलता के साथ। द इलेक्शन कमीशन डिस्कवर्ड दैट इट वाज नॉट गोइंग टू बी इजी to hold a free and fair election in a country of India's size। भारत जैसे विशाल देश के अंदर ये बहुत मुश्किल था इलेक्शन फ्री और फेयर कंडक्ट कराना, पर फिर भी इस चैलेंज को इलेक्शन कमीशन ने लिया। हालांकि कई फॉरेन न्यूज़पेपर्स ने बताया कि भारत के अंदर इलेक्शन सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा, डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी, पर हमने इन सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए एक सफल इलेक्शन संपन्न करवाया और भारत में डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया। Holding an election required delimitation and drawing the boundaries of the elected constituencies. It also required preparing electoral rolls or the list of the citizens eligible to vote. Preparing the first general election was a mammoth exercise. No election on this scale had ever been conducted in the world before. पूरी दुनिया में इतने बड़े लार्ज स्केल के ऊपर इसके पहले कभी इलेक्शन नहीं कराया गया था, क्योंकि इंडिया जो था वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी था। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इंडिया नंबर 2 पर आता है, पर चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए इंडिया जो है अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है। तो इतने बड़े लेवल के ऊपर इलेक्शन करवाना, ये ऐसा पहली बार हो रहा था वर्ल्ड के अंदर। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज आल्सो द फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन पुअर एंड इलिटरेट कंट्री। भारत जैसे गरीब देश में, जहाँ की रजिस्टर्ड वोटर्स थे केवल 15% वोटर्स जो थे वो लिटरेट थे, ऐसे देश के अंदर इलेक्शन करवाना और सक्सेसफुल डेमोक्रेसी को रन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। यहाँ पर उस समय के जो लीडर्स हैं उनके सामने सिचुएशन है, जब इलेक्शन अनाउंस हुए, फर्स्ट इलेक्शन जो थे हमारी लोकसभा की वो 1951-52 के अंदर हुए, और उस इलेक्शन अनाउंस होने के बाद इलेक्शन कमीशन बनाएगी हर पार्टीज के अंदर। यहाँ पर कांग्रेस की जो इलेक्शन कमेटी है उसकी सिचुएशन को दिखाते हुए ये पिक्चर बनाई गई, जिसमें हर कोई पार्टी का मेंबर वो टिकट की डिमांड कर रहा था। ये आज भी होता है, पर उस समय जब पहली बार इलेक्शन हो रहे थे तो इस प्रकार से हर कोई व्यक्ति पार्टी के अंदर ये चाह रहा था कि उसको टिकट दिया जाए, और ये सिचुएशन थी पार्टी के लीडर्स की कि किसे टिकट दें और किसे टिकट ना दें। द कांग्रेस सिस्टम, द पीरियड ऑफ द फर्स्ट 3 लोकसभा 1952 to 67 is known as the Congress system, when Congress was ruling as the central and the most of the state। भारत के अंदर 1952 से लेकर 1967 तक का जो टाइम है उसको हम कांग्रेस सिस्टम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस समय के अंदर सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल दोनों ही लेवल पे कांग्रेस जो एक सिंगल ऐसी पार्टी थी जिसने देश के अंदर शासन किया, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो वो कांग्रेस की थी, या सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट हो वो भी कांग्रेस की थी। और इस हिसाब से देखा जाए कांग्रेस डोमिनेंस का दौर था, और इसी वजह से इस पूरी घटना को द कांग्रेस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो हम पिक्चर देख रहे हैं ये कांग्रेस का इलेक्शन सिंबल था 1952 से 1969 तक। उसके बाद जब कांग्रेस स्प्लिट होती है तो कांग्रेस के सिंबल्स में चेंज आता है, और उसके बाद आज जो हम कांग्रेस का सिंबल देखते हैं वो थर्ड सिंबल है जो कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था स्प्लिट होने के बाद। कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार कांग्रेस ने फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन जो थे उसमें किस प्रकार अपना डोमिनेंस किया, किस प्रकार हर बार कांग्रेस इलेक्शन जीती। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 रिजल्ट, कांग्रेस पार्टी वोन 364 सीट्स out of 489 seats of Lok Sabha. The Communist Party of India (CPI) won 16 seats only. जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी भारत के अंदर वो सीपीआई थी, जिसने केवल 16 सीटें जीती थी। एक्सेप्ट त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास एंड उड़ीसा, अ मेजॉरिटी सीट्स वर वोन बाय द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने मद्रास, त्रावणकोर, कोचीन और उड़ीसा जैसी कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह कांग्रेस मेजोरिटी में थी। सेकंड जनरल इलेक्शन स्टार्ट हुए 1957 में और उसका भी रिजल्ट लगभग वैसा ही रहा। कांग्रेस वोन 371 सीट्स आउट ऑफ 494 सीट्स। सीपीआई अगेन स्टूड सेकंड विद 27 सीट्स।
In the third general election, 1961 result, Congress maintained by winning 361, और वो जो कांग्रेस का जो जीतने का जो दौर था वो लगातार तीसरे जनरल इलेक्शन तक चलता रहा। कांग्रेस ने 361 सीट्स जो जीत लोकसभा में, और सीपीआई उस समय सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी 29 सीट्स के साथ। तो ये जो कांग्रेस का जो डोमिनेंस था, इसी वजह से इस पूरे एरा को कांग्रेस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। 1952 से 1967 का जो समय था, इसको हम इस मैप से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। द कांग्रेस डोमिनेंस 1952 टू 1967। यहाँ पर जो येलो कलर हमें जो नज़र आ रहा है वो कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स का है 1952 से 1967 के बीच में, और जहाँ पर रेड कलर जो दिख रहा है, ये यहाँ रेड कलर आप देख पा रहे हैं, ये केरला का है, जहाँ पर डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी। 1957 के अंदर गवर्नमेंट बनी थी, 1959 में इस गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया था आर्टिकल 356 लगाकर। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी। अगर इन दो रीजन को अगर आप छोड़ दें तो लगभग पूरे इंडिया के अंदर कांग्रेस का डोमिनेंस था। और इस पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं हाईएस्ट जो लार्जेस्ट पार्टी थी वो कांग्रेस है, और सेकंड नंबर पे लिखा है आईएनडी यानी इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे वो सेकंड नंबर पे आ रहे हैं। पर ये कोई सिंगल पार्टी नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब एक सिंगल पर्सन जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, इसको हम निर्दलीय बोलते हैं। तो ये सेकंड नंबर पे आ रहे हैं। पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी देखा जाए तो सीपीआई थी। चाहे आप फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात करें, चाहे सेकंड जनरल इलेक्शन को देखते हैं, तो अभी सीपीआई सेकंड नंबर पे है, और थर्ड जनरल इलेक्शन के अंदर भी सीपीआई सेकंड नंबर के ऊपर है। कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला। इस पूरे कांग्रेस सिस्टम के दौर में केरला में कुछ ऐसा हुआ, कांग्रेस केरला के अंदर इलेक्शन नहीं जीत पाई 1957। In the state assembly election, Congress did not get a majority in few states. In Kerala, Communist Party won 60 out of 126 seats and had the support of the independents. इंडिपेंडेंस कैंडिडेट थे, उनका उसको सपोर्ट मिला, और इसकी वजह से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट केरला के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाई। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड अ कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट हैड कम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा था कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाकर कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता के अंदर आई। पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी ने जो पावर जो लिया है अपने हाथ में, वो इन्होंने रेवोल्यूशन करके, क्रांति करके, हिंसा करके उन्होंने अपने हाथ में शक्ति ली है। दुनिया में पहली बार ऐसा भारत में हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी ने इलेक्शन के द्वारा सत्ता को पाया। EMS Namboodiripad formed the ministry. This was the first democratically elected communist government anywhere in the world. In 1959, Congress government in the center dismissed the communist government of Kerala by using Article 356. पर कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हुई कि उनकी सरकार केरला में नहीं बन पाई, और उन्होंने प्रयास किया उस सरकार को गिराने का। जैसा कि यहाँ पर हम न्यूज़पेपर की कटिंग्स देख सकते हैं, केरल की जो गवर्नमेंट थी उसने प्रॉमिस किया था कि वो लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, और नंबूदिरीपाद जो मंत्रिमंडल था उसने इस बात को पहले ही इलेक्शन से पहले उन्होंने इस बात के बारे में प्रचार प्रसार किया। इसी वजह से वो इलेक्शन जीते। और जब उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को उन्होंने स्टार्ट किया तो कांग्रेस के विरोध का उनको सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने एक लिबरेशन मूवमेंट चलाया और जगह जगह धरना प्रदर्शन किए, और इसी नाम के ऊपर जब उन्होंने ये लैंड रिफॉर्म का बिल उन्होंने पास किया, और इसी वजह से कांग्रेस ने इनका विरोध करना चालू किया, और उस विरोध के चलते पहली बार आर्टिकल 356 का मिसयूज किया गया भारत के अंदर। हालांकि ऐसी बात नहीं कि आर्टिकल 356 पहले कभी नहीं लगाया गया, पर मिसयूज की अगर बात करते हैं तो यहां पर आर्टिकल 356 जो था केरला में पहली बार मिसयूज किया गया। उसके बाद भारत के कई स्टेट के अंदर कई अलग अलग गवर्नमेंट ने आर्टिकल 356 को मिसयूज किया। दिस डिसीजन बिकम कंट्रोवर्शियल एंड इट्स सेड टू बी द फर्स्ट मिसयूज ऑफ द कंट्रोवर्शियल प्रोविजन। कॉजेज ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस। मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द फैक्शंस। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि जो पहले जो 3 जनरल इलेक्शंस थे वहाँ ऐसा क्या हुआ उन इलेक्शंस के अंदर कि कांग्रेस हर बार इलेक्शन जीतती गई, और इतना ज़बरदस्त बड़े पैमाने के ऊपर उसके आसपास भी कोई पार्टी नहीं थी खड़े होने लायक। कांग्रेस हर बार 300 प्लस सीटें जीतती थी, तो उसके पीछे कुछ रीज़न रहे थे, वही हम डिस्कस करेंगे। कांग्रेस का जो मैनेजमेंट था और कॉन्फ्लिक्ट एंड द फैक्शंस, हर प्रकार के जो फैक्शंस थे कांग्रेस के अंदर थे। कांग्रेस अपने भीतर हर प्रकार के फैक्शंस को यानी हर प्रकार के गुट को शामिल करके चलती थी, चाहे फिर वो लिबरल हो, चाहे वो रेडिकल हो, चाहे वो अलग क्या कहते हैं आइडियोलॉजी के लोग हों, चाहे वो पुअर हो, चाहे रिच हो, हर प्रकार के जो फैक्शंस थे वो कांग्रेस के अंदर शामिल थे, और कांग्रेस बेटर मैनेजमेंट कर पाती थी उसका। इस वजह से कांग्रेस हर बार इलेक्शन जीत रही थी। सेकंड जो था इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, और कांग्रेस के पास विश्व जो नेशनल मूवमेंट था किया था उसकी विरासत भी कांग्रेस के पास थी। वो आंदोलन कांग्रेस की लीडरशिप में लड़ा गया था, तो वो उस समय से ही कांग्रेस एक फेमस पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई थी। थर्ड रीजन था प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉपुलैरिटी।
कांग्रेस के अंदर स्टेट सेंट्रल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उसका पूरा अपना एक सेटअप था, पॉपुलर उसका ऑर्गेनाइजेशन था और उसकी पॉपुलैरिटी थी, और इसी वजह से कांग्रेस हर इलेक्शन जीतती गई। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ने भी इसमें अपना एक रोल प्ले किया। ये लास्ट ईयर आप लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इंडिया ने क्यों अडॉप्ट किया था? क्योंकि हमारे यहाँ पर लिटरेसी कम थी और ये एक बहुत ईजी सिस्टम था लोगों को समझने के लिए, और इसी वजह से हमने सिस्टम को अडॉप्ट किया था। पर इस सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर ऐसा दल जिसको एक्चुअल में मेजोरिटी नहीं होती वो भी जीत जाता है। जैसे इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अगर किसी इलेक्शन के अंदर अगर 5 पार्टीज हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं और जीतने वाली पार्टी को 22 सीट्स मिलती है और बाकी जो पार्टीज हैं उनको लेस देन 22 सीट्स अगर मिल रही हैं, जो जिस पार्टी को 22 सीट्स मिली है वो आउट ऑफ 100 22 सीट्स लेने वाली पार्टी भी इलेक्शन जीत जाती है, और लोगों के जो वोट होते हैं उस इलेक्शन के अंदर 78% वोट जो होते हैं वो बेकार चले जाते हैं। तो ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। पर ये सिस्टम समझने के लिए बहुत ईजी था। भारत की केवल 15% जनता जो थी वो लिटरेट थी, इसलिए हमने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया और इसी ने कांग्रेस को एक बूस्ट दिया। इलेक्शन हर बार कांग्रेस इसी सिस्टम की वजह से जीतती गई, क्योंकि कांग्रेस के जो विरोधी थे वो अगर आपस में एक साथ मिल जाते तो शायद कांग्रेस इलेक्शन नहीं जीत पाती, पर कांग्रेस के विरोधी आपस में बिखरे हुए थे, इसलिए कांग्रेस हर बार इलेक्शन जीतती गई। सोशल कॉलिशन ऑफ द क्लासेस, कास्ट एंड रिलीजियस ग्रुप, हर प्रकार की क्लास, कास्ट और रिलीजियस ग्रुप्स का कांग्रेस के अंदर समावेश था, इसलिए भी कांग्रेस हर इलेक्शन जीतती गई। और लास्ट जो रीजन था कॉलिशन, डिफरेंट आइडियोलॉजी, कांग्रेस के अंदर अलग अलग प्रकार की आइडियोलॉजीज थी, फैक्शंस थे, उन सबको कांग्रेस साथ लेके चलती थी। इसके अलावा कुछ और रीजन भी थे कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन जीतने के। कांग्रेस के अंदर बड़े पॉपुलर लीडर थे जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे करिश्माई नेतृत्व वाले जो लीडर्स थे वो कांग्रेस को लीड कर रहे थे। कांग्रेस के इलेक्शन जीतने के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। थैंक यू।